नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप इसके कुछ दिन पहले आपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा था MSc के लिए। तो यूपी कैटेट BHU अदर स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए जो आप PG करने के लिए MSc करने के लिए जब देते हैं, तो अब आज हम आपको सेकेंड इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेकर आए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से उससे क्वेश्चन बनते हैं कई। अभी आपने EFO का एक पेपर दिया होगा, कुछ UG के बाद आफ्टर UG की करने के बाद जो बच्चे दिए होंगे, कुछ पेपर हो गया, कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है उसकी। उसमें उस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए थे, तो बहुत सारे से क्वेश्चन बनते हैं। तो सीधे समय न बर्बाद करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक्स में आते हैं। आज का टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व। ये इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर्व है। देखिए, इनडिफरेंस कर्व क्वेश्चन कैसे बनते हैं सब चीज़ बताऊंगा, तो पहले आप इसका डायग्राम समझेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। ये जो है ये कर्व है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसके जो करेक्टर होते हैं उससे क्वेश्चन बनते हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा पॉइंट पे सीधे हम लोग चलते हैं, समझिए। पहले तो इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व indifference curve is also called iso-utility curve। इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडिफरेंस कर्व को और किस नाम जानते हैं, तो आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इनडिफरेंस कर्व वाज गिवन बाय हिक्स। या इसको हम बोल सकते हैं दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय हिक्स। इसको सर्वप्रथम, इस कॉन्सेप्ट को या इनडिफरेंस कर्व को सर्वप्रथम हिक्स नामक जो अर्थशास्त्री वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री, उन्होंने बताया था कि इनडिफरेंस कर्व ये होता है। अब देखिए, इनडिफरेंस कर्व में क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती है। करेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि ये ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड राइट होता है। जो इसका स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड राइट होता है। देखिए, स्लोप जो इसका होता है हमेशा डाउनवर्ड राइट होता है। ये पूछा जाता है कि इनडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, तो ऑलवेज डाउनवर्ड राइट होता है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें रहेगा कन्वेक्स टू ओरिजिन। कैसी ओरिजिन होती है, कन्वेक्स। ये उत्तल लेंस बनता है ना कि अवतल बनता है। ये जो होता है ये बनना है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन। ओरिजिन जो होता है इसकी कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये भी पूछा गया कई बार। कन्वेक्स टू ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व की ओरिजिन कैसी होती है, तो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड राइट होता है, मोर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इंडिफरेंस कर्व जो होता है मोर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इसके कई पॉइंट बने। देखिए, पहला पॉइंट देखिए, इनडिफरेंस कर्व इज आल्सो कॉल्ड आइसोल्यूटिलिटी कर्व। ये पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसको इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो कॉल्ड, तो आइसो यूटिलिटी कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व वाज गिवन बाय, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय हिक्स नामक साइंटिस्ट है, जिन्होंने बताया था इंडिफरेंस कर्व के बारे पे। ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड राइट होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है इसकी, मोर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है।
अब एक और पॉइंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसको थोड़ा रफ करते हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप कहते हैं भाई इसको, इंडिफरेंस मैप। सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड क्या होता है, तो इंडिफरेंस मैप होता है। पूछा था इंडिफरेंस मैप क्या है, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेट का मतलब है ये आपको सेट में दिख रहा है, सिंगल ये है इंडिफरेंस कर्व हो गया। ये जो सेट में दिख रहे हैं ये आपके, ये सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है इसी को कहते हैं इंडिफरेंस मैप। कहने का मतलब है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। इसी में जुड़ा हुआ एक दो अप्रोच दिया है, उसको हम लोग ध्यान देखते हैं। एक होता है टू अप्रोच होते हैं भैया, ऑर्डिनल अप्रोच एंड कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है इसको सर्वप्रथम हिक्स ने दिया था। हिक्स ने बताया था क्या होता है, गिवन बाय हिक्स। हिक्स ने ऑर्डिनल अप्रोच को दिया था। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मीजर्ड, ये पूछी जाती है। यूटिलिटी कैन नॉट बी मीजर्ड, इसको हम नहीं माप सकते हैं या नहीं मापते हैं। ये कई बार पूछा गया है कि किस अप्रोच में यूटिलिटी को हम नहीं माप सकते हैं, तो है ऑर्डिनल अप्रोच में हम यूटिलिटी को नहीं माप सकते हैं। इसको सर्वप्रथम हिक्स ने दिया था। कॉर्डिनल अप्रोच को मार्शल ने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने सर्वप्रथम इसको दिया था, गिवन बाय मार्शल। इसमें क्या होता है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मीजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मीजर्ड, नंबर एंड मास, द्रव्यमान में और क्वांटिटी में हम माप सकते हैं इसको। यूटिलिटी कैन बी मीजर्ड, नंबर एंड मास में इसको हम मीजर कर सकते हैं। किसमें, कोऑर्डिनल अप्रोच। कोऑर्डिनल अप्रोच हमारा बताता है कि हम यूटिलिटी को माप सकते हैं, इसको मार्शल ने बताया था। और ऑर्डिनल अप्रोच जो होता है इसको हिक्स ने बताया था, और यूटिलिटी इसमें नहीं माप सकते, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो ये तो दो अप्रोच थे। आपको इंडिफरेंस कर्व पता चला है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो ऑलवेज डाउनवर्ड मूवमेंट राइट होती है और मोर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अगला पॉइंट उसमें ये था कि इंडिफरेंस कर्व के जो कॉन्सेप्ट था उसको हिक्स ने दिया था। और इंडिफरेंस कर्व सेट ऑफ, अगर इंडिफरेंस कर्व है तो उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते थे, और इंडिफरेंस कर्व की जो ओरिजिन थी वो कन्वेक्स टू ओरिजिन थी। तो ये सारे जो 3-4 पॉइंट आपको बने हैं ये इंडिफरेंस कर्व से बहुत इंपॉर्टेंट बने हैं, तो ये आपसे आता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरे टॉपिक से लेकर चलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांड। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है डिमांड क्या होती है, क्या इसके फीचर हैं। हम लोग केवल एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फोकस करेंगे जो आते हैं। डिटेल के कहने का मतलब वो सब लिखे, हमको एक विस्तृत क्वेश्चन नहीं लिखना है, हमको उसमें से ऑब्जेक्टिव छांट के पढ़ने, तो हम वो आपको बताएंगे। तो डिमांड पहले होती क्या है, डिमांड भी समझ लेते हैं। एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच कैन बी परचेज स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। कोई भी क्वांटिटी है उसको हम परचेज करते हैं तो एक स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक उसकी प्राइस होती है, स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उसे हम डिमांड कह देते हैं। अगर परिभाषा लिखना चाहें लिख सकते हैं। एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी
स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक प्राइस के आधार पे हम कोई भी कम्युनिटी होते हैं वो अपना किसी भी क्वांटिटी को हम परचेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी के अनुसार पर, उसे हम डिमांड कहते हैं। अब देखिए डिमांड समझते हैं, ये तो एक परिभाषा हो गई, इससे कोई विशेष मतलब नहीं था, थोड़ी सी परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि डिमांड होती क्या है। डिमांड की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम इसको कर्व के अकॉर्डिंग आपको ले चलेंगे क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि प्राइस है, प्राइस इन रेट केजी पे, रेट के आधार पे, और इधर लिख लेते हैं डिमांड, क्या असर पड़ेगा केजी पे। ठीक है भाई, ये दो बना लिया। अब देखते हैं 20 रुपये जब प्राइस थी तो जो डिमांड थी वो 10.25 इन केजी में चल रहा है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, रेट पर केजी है। ये घटी तो ये बढ़ गई, यूनिट वही रहेगा। समझिएगा इसका, प्राइस हमारी जब 20 रुपये पर केजी थी तो हमारी डिमांड ये थी। अब प्राइस घट रही है तो देख रहे हैं डिमांड बढ़ रही है। इट मीन्स प्राइस और डिमांड का जो एक कॉम्बिनेशन होता है आपस में, लॉ ऑफ डिमांड इसको हम लोग बोल देते हैं। तो प्राइस अगर घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस घटेगी। जाहिर सी बात, उल्टा सीधा जैसे भी हम बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको देख के आपको लग रहा है कि प्राइस ये थी, घट रही है, 20 थी, 16 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर लास्ट में आप देखते हैं जहाँ पे प्राइस बिल्कुल सबसे कम होती है वहाँ पे डिमांड हाईएस्ट होती है। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड हमारी यहाँ पे। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसको आप समझ लेंगे। अब हम इसको कर्व से बताते हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसको आप समझेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कर्व इसका जो होता है, ये बनेगा जाके आपका कर्व। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है, इसके कैरेक्टर क्या होंगे? इसके कैरेक्टर होंगे भैया, जो इसकी ओरिजिन है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, पहला पॉइंट, स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मूवमेंट टू राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है डिमांड का स्लोप कैसा बनता है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट टू राइट, पहला आंसर। डिमांड कर्व का कन्वेक्स कैसा होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन कैसी होती है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ना कि कॉनकेव टू ओरिजिन होती है। एक होता है कॉनकेव और एक होता है कन्वेक्स। कॉनकेव जो होता है वो होता है जैसे अगर ये बनाए और ऐसे बनाए तो ये कॉनकेव है, और कन्वेक्स होता है अगर ऐसे करें तो ये कन्वेक्स। तो ये हमारी जो ओरिजिन है कन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो यहाँ पे याद रखेंगे डिमांड का जो कर्व को ओरिजिन होती है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, और डाउनवर्ड मूवमेंट टू राइट होता है स्लोप। तो ये और ये तो आप समझ ही गए कि प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिक घटेगी। ये तो मांग और पूर्ति का नियम चलते ही चलता है। अब हम आते हैं डिमांड की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे, तो डिमांड में बताना जरूरी था कि डिमांड है क्या। अब जो क्वेश्चन एक्चुअल में बनते हैं उसमें हम लोग आते हैं। होता है एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बाद आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मार्शल ने दिया था। ये पूछा जाता है कि दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय मार्शल। इस कॉन्सेप्ट को जो दिया था वो मार्शल ने दिया था सर्वप्रथम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 1
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 2 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है तो बोरिंग सब्जेक्ट लगता होगा, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बोरिंग नहीं होगा, वही चीज़ पढ़नी होगी, आपको सब समझ में आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब ये बताना ज़रूरी है क्योंकि डिमांड के चैप्टर में है हम लोग, तो पता तो होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट हुआ डेवलप्ड बाय मार्शल ने दिया था, ये आपको पॉइंट याद रखना है। टाइप्स में 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम इनको एक एक की बात करें तो जैसे कि हम लोग पहले की बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। क्योंकि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो ये इसका होगा परसेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। इसको हम या दूसरे ओआर करके दूसरे टॉप पे में लिख सकते हैं प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑब्लिक अपॉन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। बात वही है, चाहे हम परसेंटेज लिखें चाहे प्रोपोर्शनल लिखें, बात एक ही है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं परसेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही ऑप्शन में रखे होते हैं भाई, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन रखे होते हैं। जब कोई अगर बड़ा एग्जाम देते हैं तो अब हम लोग आते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक एक करके पढ़ते हैं। दूसरा है इनकम, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुछ नहीं है भैया, इतना ही है, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंट चेंज इन इनकम। ये इनकम डिमांडेड हो गया, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंट चेंज इन इनकम, इसका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड। ओके, अब हम लोग आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड। थर्ड है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कमोडिटी अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस रिलेटेड टू कमोडिटी। ये भैया आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड। तो तीनों जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं ये एग्जाम में इसी तरह ऑप्शन में भी रखे मिल जाते हैं भाई। ये मत सोचने कितने बड़े ऑप्शन में तो कैसे मिलते हैं। आप देखिएगा मॉडल पेपर कोई भी यूजीसी नेट का उठा लीजिए, कोई भी जेआरएफ का उठा लीजिए, इकोनॉमिक्स से आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे। तो सब पूरा कोई इसमें ज़्यादा भेजामारी है ही नहीं भाई, बिल्कुल सरल है। क्रॉस इलास्टिसिटी जैसे प्राइस इलास्टिसिटी था तो हमको ये चीज़ तो सेम ही होता है, चेंज परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस है तो प्राइस लगा देंगे, इनकम है तो इनकम लगा देंगे, बस थोड़ा सा फर्क इसमें पड़ता है, इसमें कमोडिटी जुड़ जाती है तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाता है। अब आते हैं मेन चीज़ में, इसका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 101%, मैं कह रहा हूँ इस बार के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन आएंगे। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप याद रखिए। इससे क्वेश्चन जो क्रिब्को इफ्को कराती है एग्जाम, उसमें इफ्को में क्वेश्चन पूछा गया था, जो प्री का पेपर होता है उसमें आता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। अब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने प्रकार की होती है? नंबर 1 परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नंबर 2
परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, ये तीसरा है रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। चौथा है रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। पांचवा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये 5 प्रकार के हैं, इन्हीं पांचों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं पांचों को आपको एक क्लियरिफिकेशन एक एक करके बढ़िया से बताऊंगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 प्रकार के होते हैं। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इससे 101% क्वेश्चन आना है। और देखिए बिल्कुल साधारण तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इसको एक तरह से बताऊंगा तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आए होंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन कोई पहले आपने कभी पढ़ा होगा तो अभी मैं बताऊंगा तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये है। अब देखिए मैं पहला लेके चलता हूँ परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में होता है भैया ये है कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, पहला पॉइंट होता है हॉरिजॉन्टल टू पैरेलल एक्स एक्सिस। अब देखिए कैसे एक्स एक्सिस है, ये आपकी है डिमांड, ये एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो भैया ये है हॉरिजॉन्टल। अब अगर हम इसको हम P मान लेते हैं तो ये इसको P, तो ये P1 हो जाएगा। ये पॉइंट कहता है हॉरिजॉन्टल टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए इसे दूसरा कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पूछी गई है इस बार के एग्जाम में, इफकॉम पूछी गई है, तो वो होती है ED बराबर इनफाइनाइट, ये पूछी गई है। ED का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी जो होती है वो इनफाइनाइट तक होती है। बस यही क्वेश्चन था कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, तो इनफाइनाइट तक होती है। तो आपको ये याद रखें। इसका एग्जांपल क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूँ, हाइपोथेटिकल। ये आप याद रखेंगे, इसके एग्जांपल पूछा जाता है कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का एग्जांपल क्या है, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, तो वो इनफाइनाइट तक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भाई, इसको याद रखना। दूसरा आपका है परफेक्ट इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। ये परफेक्ट इलास्टिक डिमांड थी, परफेक्ट अब है इन इलास्टिक, यहीं पे इन जोड़ देंगे बस, परफेक्ट इन इलास्टिक हो जाएगी, दूसरा नंबर था। अब इसकी जो है ये डिमांड कर्व जो इसका होता है, डिमांड कर्व, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। अब देखिए ये है, ये वाई है, ये एक्स है, जो पैरेलल बनेगा ये बनेगा, ये आपके वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका डिमांड जाके बनेगा जाके, तो ये पहला हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन बनेगा कि परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का ओरिजिन कैसा होता है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस ओरिजिन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा होती है इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होती है। ये क्वेश्चन है भैया इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी कितनी होती है, इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी होती है 0। देखिए थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, इकोनॉमिक्स है ही है थोड़ा सा, लेकिन आपको बिल्कुल से एक क्लियर करना। जैसे मैंने पहले बताया परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक में बताया कि जिसको ओरिजिन जो होती है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू पैरेलल होती है, ये आपको पता चल गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी। तो उसमें मैंने आपको बताया था ये ऐसे बना था डायग्राम, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। इसमें मैंने आपको पैरेलल वाई एक्सिस के बनाया, तो ये आपका डायग्राम बन गया, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई। और इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हो रही है वो होती है 0। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो इसका होता है नेसेसरी या नेसेसरीज। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं नेसेसरीज,
नेसेसरीज या नेसेसरी, इसके एग्जांपल होते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी जो होती है वो जीरो होती है। यही याद रखना है भैया कि इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है। कई बार पूछा गया, आप कोई भी मॉडल पेपर खोल के देख लीजिए, आपको इन सबसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस चैप्टर से। परफेक्ट इलास्टिक की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, परफेक्ट इन इलास्टिक की डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है। तो परफेक्ट इलास्टिक की अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है, परफेक्ट इन इलास्टिक की जीरो होती है। ये आप याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, तीसरा नंबर पे। थर्ड जो था वो था रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में होता भैया ये है, ये जो होती है ये आपकी है रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। ये आपका डायग्राम बनेगा जा करके, और इसका जो होती है ईडी जो होती है, जो आपको याद रखनी होती है मोर देन वन। ये इसकी इलास्टिसिटी डिमांड जो होती है इसकी होती है मोर देन वन। इसका जो पॉइंट होता है लार्ज लार्ज प्रपोर्शनेट टू इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार आ जाएंगे आपके, वो सब इसी इलास्टिसिटी डिमांड और रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में चलते हैं। पूछा यह जाएगा रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की इलास्टिसिटी डिमांड कितनी होती है, तो मोर देन वन होती है। लार्ज प्रपोर्शनेट टू इलास्टिक डिमांड होती है इसकी, लार्ज प्रपोर्शनेट टू इलास्टिक डिमांड होती है। ये याद रखेंगे। ये डायग्राम है, तो पूछा डायग्राम बन गया तो कभी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कैसे इसका डायग्राम बनता है। इसके बाद होती है आपकी रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, तो इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे इन लगा देंगे केवल, तो ये चौथा नंबर बन जाएगा रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होता है रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड में, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल जो होता है वो बढ़ जाएगा और कर्व ऐसे जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, ये आपका P1 है, ये P है, तो ये आपका D है, D1 है, ये ओरिजिन है। अब इसमें क्या होती है, जो इसकी ED होती है वो लेस देन वन होती है। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। ठीक है भाई, इसका जो प्रोपोर्शनेट होता है तो स्मॉल प्रोपोर्शनेट होता है, स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेन टू डिमांड, स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेन टू डिमांड ये होता है भाई। स्मॉल होता है उसका लार्ज था, लार्ज प्रोपोर्शनेट चेन टू डिमांड, इसका स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेन टू डिमांड होता है। इसका जो एग्जांपल होता है वो कंफर्ट होता है। क्या होता है भाई, कंफर्ट। ये आप इसका रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड का ये एग्जांपल होता है कंफर्ट। इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन वन होती है। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की मोर देन वन थी, रिलेटिव इन इलास्टिक की लेस देन वन। ये यही पूछा जाता है भाई, ये चीज़ आपको याद रखनी है बस। अब हम लोग आते हैं पांचवा नंबर जो था आपका, पांचवा नंबर था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें होता ये भैया जो ईडी होती है वो इक्वल वन होती है, इक्वल वन होती है। कहने का मतलब है कांस्टेंट टू इंक्रीज, इसका जो होता है कांस्टेंट होता है, मतलब ना बढ़ता है, या इक्वल कर सकते हैं या कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट टू इंक्रीज चेंज इन डिमांड, चेंज
इन डिमांड। ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इसको रफ करता हूं। इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इक्वल टू 1 होगी, रिलेटिव इनइलास्टिक की लेस देन 1 होगी, रिलेटिव इलास्टिक की मोर देन 1 होगी। अब मैं बिल्कुल सिंपल भाव में बताता हूँ, थोड़ा सा ये आपको शायद बोरिंग महसूस हो रहा होगा, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि चैप्टर ही बोरिंग है, लेकिन उसको मैं बहुत क्लियरिफिक करके एक सिंपल फॉर्म में तोड़ के बताया हूँ। डिग्री ऑफ इलास्टिक भी समझिए, मैं आपको फिर से हल्का सा बताता हूँ ताकि आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने। पहला क्या था आपका, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ठीक है भाई, ओके। दूसरा आपका था परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। तीसरा आपका था रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। चौथा था रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है भाई। और ये आपका पांचवा था यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब देखिए इनमें मैंने आपको डायग्राम में डिटेल बताया। अब इसमें याद क्या रखना है, परफेक्ट इलास्टिक था, इसकी ईडी कितनी होती है पूछी जाती है तो इसकी अनंत होती है, ये याद रखना है। कैसा एक्सिस ओरिजिन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू एक्स एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस याद रखना है इसका कि हॉरिजॉन्टल होता है इसका, बस हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होता है, तभी तो इसका डायग्राम मैंने बताया था आपको ऐसे बना था। तो ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, तो ये हो गया। परफेक्ट इनइलास्टिक में क्या याद रखना है, इसकी जो ईडी होती है वो होती है 0। ये इफकॉम पूछी गई थी इस बार के, जो भी एग्जाम दिया हो प्री का उससे पूछ लेना इफकॉम क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था इससे, कि परफेक्ट इनइलास्टिक की ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, तो इसकी 0 होती है। और इसका ओरिजिन कैसा बनता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है, डिमांड कर पैरेलल टू वाई एक्सिस पैरेलल बनता है, तभी तो मैंने आपको बताया था ऐसे बनेगा जा करके, ये जा रहा है तो ये पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनता है। इसका एग्जांपल हाइपोथेटिकल था, इसका एग्जांपल है आपका नेसेसरी या नेसेसरीज। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड क्या होती है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड मैंने आपको बताया कि जो इसकी ईडी होती है वो मोर देन 1 होती है। इसकी ईडी कितनी होती है, ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ईडी इसकी कितनी होती है, मोर देन 1 होती है। तो ये आपको ये याद रखना, मोर देन 1 होती है। ये प्रोपोर्शनेट, ये लार्ज प्रोपोर्शनेट चेंज टू डिमांड होता है, इसलिए इसकी मोर देन 1 होती है। और इसका एग्जांपल आपका होता है इंटरनेशनल ट्रेड रेट, सब ये सारे आ जाते हैं आपके इसमें। और रिलेटिव इनइलास्टिक में क्या होता है, रिलेटिव इनइलास्टिक में मैंने आपको बताया इसकी ईडी जो होती है वो लेस देन 1 होती है, ये याद रखना है आपको। इसकी लेस देन 1 होती है, स्मॉल प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन डिमांड, उसमें लार्ज प्रोपोर्शनल चेंज टू डिमांड होता है, इसमें स्मॉल प्रोपोर्शनल चेंज टू डिमांड होता है, इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंज टू डिमांड होता है या इक्वल प्रोपोर्शनल चेंज टू डिमांड होता है। तो इसकी हो जाती है ईडी इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी इक्वल होती है। इसके जो एग्जांपल होता है वो कंफर्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसको याद कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। डिमांड मैंने बताया एनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच कैन बी परचेज ए स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। ये तो डिमांड हो गई। डिमांड में मैंने बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड को सर्वप्रथम मार्शल ने दिया था। 3 प्रकार की होती थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको मैंने आपको तीनों फार्मूले से बताया। उसके मैंने बाद आपको डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी 5 प्रकार के होते हुए बताया, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें इसकी ईडी क्या होती है यही पूछा जाता है बस, तो वही मैंने आपको बताया है कि इसकी ओरिजिन कैसा होता है, किसका क्या, इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू एक्स है, इसका पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये भी याद रखेंगे आप। वर्टिकल होता है, पैरेलल जाएगा तो वर्टिकल हो जाएगा, वाई के अच्छे से जाएगा। और इसके बाद इसके पहले मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मैंने बताया कि इंडिफरेंस कर्व इज आल्सो कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व, उसको हम आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। और इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट दिया था उस फर्स्ट टाइम उन्होंने हिक्स नामक शास्त्रीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये इंडिफरेंस कर्व को बताया था। तो इंडिफरेंस कर्व को हिक्स ने दिया था। इंडिफरेंस कर्व में बात ये क्या याद रखनी थी, जो इंडिफरेंस कर्व की जो ओरिजिन होती है वो आपकी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, ठीक है भाई। और दूसरी बात मैंने आपको उसमें यह बताई थी कि जो उसका स्लोप होता है वो हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड मूवमेंट टू राइट होता है, हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट टू राइट होता है, ये याद रखेंगे।
और मोर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, मोर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरी बात आपको उसमें याद रखने वाली बात ये थी कि सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कई जो सेट होते हैं इंडिफरेंस कर्व को, उसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। तो ये सारी चीज़ों के बारे में, उसके बाद हमने दो चीज़ और बताया था, अप्रोच बताया था, एक कोऑर्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। ORDL ऑर्डिनल अप्रोच हिग्स ने दिया था, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, और कोऑर्डिनल अप्रोच जो था उसको मार्शल ने दिया था, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, नंबर और मास, हम उसको नंबर में क्वांटिटी कर सकते हैं और द्रव्यमान भी माप सकते हैं। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों अप्रोच कौन कौन दिया, क्या करते हैं, ये भी आपको मैंने बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। आपके इस लेक्चर से आई होप 101% में कह रहा हूं कि इससे जरूर एक क्वेश्चन आपका आएगा। ये जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल ऑल द बेस्ट आपके लिए जब भी आपका एग्जाम हो, और फिर हम लोग मिलेंगे कभी अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। नमस्कार।